हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो आज का वीडियो रहेगा उत्तराखंड जीके टेस्ट पार्ट 207। जो भी नए बच्चे चैनल से जुड़े हैं उन सभी को बताना चाहूंगा, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी उत्तराखंड जीके टेस्ट सीरीज की, जिसमें अभी तक 207 भाग अपलोड हो चुके हैं। इसके अलावा सामान्य हिंदी, सामान्य अध्ययन और रीजनिंग की भी टेस्ट सीरीज आपके लिए उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त एक प्लेलिस्ट मैंने बनाई है आपकी कुमाऊनी गढ़वाली, लोकोक्ति और शब्दावली वाली, उसको भी आप लोग अवश्य देखिएगा, ठीक है। बाकी मैं आपको बता चुका हूँ, चैनल पर मॉर्निंग में जो टेस्ट सीरीज आपको दी जाती है उत्तराखंड जी के सामान्य हिंदी और सामान्य अध्ययन की, इसको कंटिन्यू करेंगे। हालांकि दिवाली पे 2-4 दिन का गैप आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन दिवाली के बाद ये क्लासेस आपको कंटिन्यू मिलेंगी और आप निश्चिंत रहिए, बहुत बेहतरीन तरीके से और आयोग के लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित टेस्ट सीरीज मैं आपको यहाँ पर उपलब्ध करवाऊंगा, ठीक है। बाकी जो हमारा एप्लीकेशन स्टोर है, वहां पर अगर आपको पेड टेस्ट सीरीज चाहिए तो जल्दी ही आगामी ग्रुप सी एग्जामों के लिए एक पेड टेस्ट सीरीज को लॉन्च कर दिया जाएगा, उसको आप इनरोल कर सकते हैं। बाकी एप्लीकेशन स्टोर पे कुछ और भी कोर्सेज है, जैसे उत्तराखंड जी के सामान्य हिंदी कोर्स, कंप्यूटर का कोर्स है, इसके अलावा रीजनिंग की टेस्ट सीरीज है, ई बुक्स का बंडल है और एक है न्यू कॉम्बो कोर्स, जिसमें आपको सभी सब्जेक्ट के वीडियोज मिल जाते हैं, लेक्चर मिल जाते हैं। और अभी एप्लीकेशन पे 13 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक हैप्पी दिवाली ऑफर चल रहा है, जिसके तहत आपको हर कोर्स में 25% का ऑफ मिलेगा। कोई भी टेस्ट सीरीज ले लो, कोर्स ले लो, 25% आपको ऑफ मिलेगा, ठीक है। कूपन कोड को अप्लाई करें। तो चलिए शुरू करेंगे आज उत्तराखंड जीके टेस्ट पार्ट 207। पहला क्वेश्चन देखेंगे आज का। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पे, बड़ी नस्ल की गायों हेतु राजकीय पशु प्रजनन प्रक्षेत्र की स्थापना नरियाल गांव किस जनपद से संबंधित है? तो देखिए, जो बड़ी नस्ल की गाय हैं उनके लिए राजकीय पशु प्रजनन क्षेत्र की स्थापना की गई है नरियाल गांव में। अब आपको बताना है ये नरियाल गांव किस जनपद से संबंधित है दिए गए विकल्पों में, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, नरियाल गांव जो है आपका चंपावत से संबंधित है, ठीक है। बी आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, चंपावत से। और ये बड़ी नस्ल की गायों हेतु बहुत ज्यादा पॉपुलर है, ओके। कई बार आपसे एग्जाम में पूछ लेता है कि उत्तराखंड में जो पनीर गांव है किसे कहा जाता है ना, पनीर गांव आपसे पूछ लेता है। इसके अलावा आपका देखिए उत्तराखंड के जो ब्रांड नेम है, इस पर मैंने हाल में ही आपको वीडियो दी थी, आपका जो स्नातक स्तरीय परीक्षा थी उससे पहले, आप इस वीडियो को जरूर देख लेना। उत्तराखंड में जो ब्रांड नेम है पॉपुलर कौन से हैं, कौन से प्लेसेस हैं, उत्तराखंड की जो वनस्पतियां हैं उनके वानस्पतिक नाम की वीडियो भी मैंने आपको दी थी। तो इस प्रकार की जो स्टैटिक उत्तराखंड स्टैटिक जीके के टॉपिक रहते हैं ना, यहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो इनको आप अवश्य देखिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ब्रह्मपुर राज्य किस राजवंश से संबंधित था? तो देखिए, प्राचीन समय में देखिए आपका उत्तराखंड में ब्रह्मपुर राज्य अस्तित्व में था, और ये जो ब्रह्मपुर राज्य है ये संबंधित था आपका किससे? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, पौरव वंश से, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। तो ये पौरव वंश से संबंधित था, क्लियर। चलिए आगे बढ़ेंगे। पलेठी शिलालेख में किस प्राचीन राजवंश का उल्लेख मिलता है? तो पलेठी का जो शिलालेख है, मैं लास्ट वाला जो टेस्ट आया था अभी 206 उसमें भी आपको बता चुका हूं। पलेठी शिलालेख में एक प्राचीन राजवंश का हमको उल्लेख मिलता है और इस राजवंश का नाम है कल्याण वर्मन का राज्य, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है इसमें, कल्याण वर्मन का राज्य, ओके। अब देखिए, पलेठी का जो शिलालेख है ना, इस शिलालेख में ये पता चलता है जो हमारा कल्याण वर्मन के राज्य की हम बात कर रहे हैं, जो कल्याण वर्मन वाला राज्य था, इस वंश का जो संस्थापक था आदित्य वर्धन था, और आदित्य वर्धन इसका संस्थापक था। और पलेठी शिलालेख में ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि देवप्रिया के आसपास गंगा के तटवर्ती जो क्षेत्र है, यानी कि देवप्रिया के आसपास का गंगा का जो भौगोलिक क्षेत्र है, वहां पर कल्याण वर्मन का राज्य स्थित था, ठीक है। तो बी आंसर इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। वेनसांग द्वारा स्त्री राज्य किसे कहा गया है? तो ये क्वेश्चन भी हमने किया था देखिए पूर्व में। तो वेनसांग आया था चीनी यात्री यहाँ पर, और चीनी यात्री ने यहाँ पे भ्रमण किया था, उसने स्त्री राज्य का भी वर्णन किया, उसने काशीपुर को गोविशांग संबोधित किया, पर्वताकार राज्य को उसने ब्रह्मपुर संबोधित किया, और एक स्त्री राज्य का भी उसने उल्लेख किया है। तो वेनसांग ने स्त्री राज्य कहा था सुवर्ण गोत्र राज्य को, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सुवर्ण गोत्र जो राज्य है इसको वेनसांग ने स्त्री राज्य संबोधित किया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। राज्य के किस स्थान पर वेद शास्त्र अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है? तो कौन सा प्लेस है राज्य में जहां पर वेदों से संबंधित
वेद जो है ना, हमारे वेद पुराण जो होते हैं, इनसे संबंधित एक रिसर्च सेंटर स्थापित किया गया है। तो राइट आंसर जगह इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी देवप्रयाग में स्थापित है। ठीक है, ध्यान रखेंगे देवप्रयाग में ही आपको देखिए जो हमारी केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय है, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, ठीक है, ये भी आपको कहाँ देखने को मिलेगा, देवप्रयाग में। आपने देखा होगा ना, देवप्रयाग जब हम पहुंचते हैं तो देवप्रयाग के जो दूसरी तरफ दिखाई देता है, जहां पर नीचे तो गंगा गंगा और भागीरथी और अलकनंदा का संगम है, एक तरफ भागीरथी आती है, एक तरफ से अलकनंदा आती है ना। तो जब हम देखते हैं तो ये अलकनंदा वाले साइड में हम देखते हैं ऊपर पूरे येलो कलर में बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है, तो यही है आपकी केंद्रीय संस्कृत विद्यालय और देवप्रयाग में ही स्थित है वेद शास्त्र अनुसंधान केंद्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पौरव राजवंश के कुल देवता कौन थे? ठीक है, तो पौरव राजवंश देखिए उत्तराखंड जी के रिवीजन में मैं आपको बता चुका हूं। पौरव राजवंश या पौरवों का जो राज्य था, इसको ब्रह्मपुर राज्य भी कहा जाता है, ब्रह्मपुर राज्य या पर्वताकार राज्य भी इसको कहा जाता है। और पौरव जो राजवंश थे, पौरव राजवंश की अगर मैं कुल देवता की बात करूं तो इनके कुल देवता थे वीरंगेश्वर स्वामी। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, वीरंगेश्वर, सी आंसर इसमें बिल्कुल सही है। तो कुल देवता तो वीरंगेश्वर थे। पौरव राजवंश की मैं बात करूं, देखिए आपका पौरव राजवंश से बहुत से क्वेश्चन बनते हैं, तो कौन कौन से राजा हैं जिनके अभिलेख हमको प्राप्त होते हैं? तो पौरव राजवंश की मैं बात करूं तो इनके श्री द्युति वर्मन, श्री द्युति वर्मन, और इसके अलावा एक राजा और है जिसका नाम था आपका विष्णु वर्मन। ठीक है, तो इसके अभिलेख प्राप्त होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण नाम है। और पौरव जो राज्य था आपका, ध्यान रखेंगे पौरवों की जो अभिलेख है, ये अभिलेख हमको किस भाषा में मिलते हैं? संस्कृत में। ठीक है, पौरव जो अभिलेख मिलते हैं हमको संस्कृत में प्राप्त हुए हैं। और इसके अलावा ध्यान रखेंगे इसकी जो लिपि है ब्राह्मी लिपि है, पौरवों के जो अभिलेख है ब्राह्मी लिपि में। ठीक है, इसका एक शासक और आगे आता है जो कि अग्निवर्मन के नाम से पॉपुलर हुआ, और एक ये स्वतंत्र शासक था अग्निवर्मन, और इसने परम भट्टारक महाराजाधिराज की उपाधि भी धारण की थी, है ना। तो ये सब हमने पढ़ा था उसमें जब हम उत्तराखंड जी के रिवीजन क्लास कर रहे थे, अब आप लोग देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट है चैनल पे। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तालेश्वर अभिलेखों से किस वंश की जानकारी प्राप्त होती है? तो ये जो तालेश्वर के अभिलेख है ना, तालेश्वर अभिलेखों से ही हमको मिलता है, किससे? पौरव राजवंश की जानकारी, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पौरवों की जानकारी मिलती है हमको तालेश्वर अभिलेख। कहां से मिले हैं तालेश्वर अभिलेख? अल्मोड़ा से, अल्मोड़ा से मिले हैं ये। ठीक है, तालेश्वर के जो अभिलेख हैं, तो इसमें हमारा जो पौरव राज्य था या पौरवों का जो ब्रह्मपुर राज्य पर्वताकार राज्य था, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। और इसकी भाषा संस्कृत है, लिपि ब्राह्मी है, मैं आपको बता चुका हूं। और ध्यान रखेंगे इसमें देखिए आपका श्री द्युति वर्मन और विष्णु वर्मन से संबंधित अभिलेख हमको प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और एक चीज और महत्वपूर्ण है इसमें, देखिए आपका पौरव वंश का उदय हुआ था हर्षवर्धन के पश्चात। जब हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है ना, भारतीय इतिहास में हम पढ़ते हैं, तो हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात ये जानकारी भी मिलती है कि पौरव जो थे आपका, पौरव वंश का जो उद्भव हुआ था हर्ष की मृत्यु के पश्चात हुआ था। ठीक है, अगला देखिए विष्णु वर्मन द्वितीय पौरव के ताम्रलेख की प्रारंभिक पंक्तियों में किस शैली का अनुकरण मिलता है? देखिए बहुत ही डिटेलिंग वाला क्वेश्चन हो गया, डेप्थ वाला क्वेश्चन हो गया। तो विष्णु वर्मन जो था आपका पौरव वंश का शासक था, द्वितीय वर्मन जो था आपका पौरव वंश का शासक था, इसके अलावा अग्निवर्मन का भी नाम आता है ना। तो यहाँ पर पूछा जो विष्णु वर्मन था, इसके ताम्रलेख की प्रारंभिक पंक्तियों में किस शैली का अनुकरण मिलता है? तो किस शैली का अनुकरण यहाँ पे हमको प्राप्त होता है? बहुत महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है और बहुत मैं बोलूंगा गहराई वाला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन है बाणभट्ट। ठीक है, तो बाणभट्ट ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण नाम है और बहुत महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन मैं बोलूंगा, बहुत ही ज्यादा गहराई वाला क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में पौरव वंश के पतन का श्रेय किसे जाता है? तो देखिए उत्तराखंड में बहुत सी शक्तियां आई, जैसे मैंने आपको ऐतिहासिक काल में हम पढ़ते हैं ना, तो ऐतिहासिक काल में बहुत सी चीजें घटित हुई। जैसे सबसे पहले कुविंद राजवंश आया, कुविंद राजवंश के हमको कुविंद की मुद्राएं मिलती हैं। उसके बाद हम देखते हैं यौधेय वंश आता है। ठीक है, यौधेय वंश जो था आपका देहरादून में हमारा इससे संबंधित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। फिर गोविशांग का मित्र वंश हमने देखा, छांगलेस वंश देखा, छांगलेस की जो प्रशस्ति मिलती है हमको। इसके अलावा सिंहपुर का यदु वंश मिलता है हमको, कर्तृपुर राज्य मिलता है, नाग वंश, फिर उसके बाद मौखरी वंश।
ठीक है। फिर उत्तर गुप्त काल आता है हर्षवर्धन के टाइम पीरियड पर। हर्ष की जैसे मृत्यु हो जाती है तो हर्ष के पश्चात मध्य हिमालय में पौरव राज्य यानी कि ब्रह्मपुर या पर्वता राज्य का जो राज्य है इसकी उत्पत्ति के प्रमाण मिलते हैं। लेकिन जब पौरव वंश का पतन हुआ, ठीक है, तो पौरव वंश के पतन का श्रेय निम्न में से किसे दिया जाता है? ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, पौरव वंश का पतन किया था किसने? यशोवर्मन ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा यशोवर्मन। ठीक है, महत्वपूर्ण नाम है, आपको अच्छे से याद रखना है, यशोवर्मन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। बसंत देव कत्यूरी संस्थापक किसका सामंत था? तो देखिए कत्यूरी वंश की स्थापना की थी बसंत देव ने, ठीक है, लेकिन ये पूर्व में किसी का सामंत रहा। जब इसने कत्यूरी राजवंश की स्थापना की, इससे पहले किसी के मतलब किसी के अंतर्गत ये मांडलिक राजा रहा होगा या सामंत रहा होगा। तो इनमें से कौन व्यक्ति था जिसके अंतर्गत ये सामंत था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यशोवर्मन के अंतर्गत था। ठीक है, सी आंसर इसका सही हो जाएगा, यशोवर्मन। चलिए आगे बढ़ेंगे। बागेश्वर मंदिर शिलालेख में किन राजाओं से संबंधित जानकारी मिलती है? तो बागेश्वर के जो शिलालेख हमको प्राप्त होते हैं, बागेश्वर मंदिर के शिलालेख, इनमें हमें किन राजाओं के बारे में सूचना मिलती है? तो इसका राइट आंसर रहेगा, बागेश्वर के शिलालेख में हमको त्रिभुवन राज और भूदेव के बारे में उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो ऑप्शन ही राइट आंसर हो जाएगा इसका, त्रिभुवन राज और भूदेव। नेक्स्ट देखिए, कत्यूरी राजाओं के अभिलेख किसने लिखे थे? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो जो कत्यूरी राजा थे इनके अभिलेखों को किसके द्वारा लिखा गया? तो कत्यूरी राजाओं का अभिलेख लिखने वाले हैं भाई इसमें ऑप्शन बी, गंगाभद्र। ठीक है, गंगाभद्री का नाम उल्लेखित है, जहां पर भी कत्यूरियों से संबंधित हमको अभिलेख प्राप्त होते हैं इसमें हमें गंगाभद्री का नाम देखने को मिलता है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है, अच्छे से ये नाम याद रखिएगा। और आयोग का जो पैटर्न है बहुत आजकल ऐसे ही क्वेश्चन बना रहा है वो आपके एग्जामों में, तो आपको ये अच्छे से याद रखना है। ठीक है, गंगाभद्र। खासकर इसमें जो हमारा पांडुकेश्वर वाला ताम्रपत्र मिलता है, पांडुकेश्वर, ठीक है, तो पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में आपका गंगाभद्री का नाम भी उल्लेखित है। और ये पांडुकेश्वर ताम्रपत्र ललित सूर्यदेव का है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है आपने। चलिए आगे बढ़ेंगे। शालिवाहन किस वंश से संबंधित थे? तो शालिवाहन जो आए हमारे, ये किससे संबंधित थे? तो शालिवाहन आपका हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन बी। ठीक है, शालिवाहन हो जाएंगे किससे? नहीं, कत्यूरी इसका सही आंसर होना चाहिए, ऑप्शन सी। देखिए हुआ क्या था, जब कत्यूरियों ने अपनी राजधानी को परिवर्तित किया, यानी कि जब कत्यूरी राजधानी को कुमाऊं स्थानांतरित करते हैं, यानी कि बैजनाथ की तरफ स्थानांतरित करते हैं, तो कत्यूरियों की जो शाखा थी अनेक भागों में विभाजित हो गई, जिसमें देखिए अस्कोट के रजबार अलग हो जाते हैं, फिर वहां पर बाद में पाल वंश आता है। तो अस्कोट के जो पाल थे वो भी कत्यूरी की ही शाखा थी। ऐसे पाली पछाऊ चले जाते हैं, कुछ कुछ अन्य तरफ बस जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो अस्कोट कत्यूरी शाखा जाती है ना, तो अस्कोट के रजबारों में पहले राजा का उल्लेख मिलता है शालिवाहन नाम से। ठीक है, तो शालिवाहन जो हो जाएंगे किस वंश से संबंधित है? आपके कत्यूरी वंश से। ठीक है, ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम नेपाल की डोटी वंशावली देखते हैं, तो नेपाल की डोटी वंशावली में भी पहला जो राजा बताया गया है कत्यूरियों का, ठीक है, यानी कि कत्यूरियों के विघटन के पश्चात जब वो कुमाऊं की तरफ चले जाते हैं, तो डोटी वंशावली में भी पहला जो राजा है वो शालिवाहन ही है। ठीक है, शालिवाहन ध्यान रखेंगे। हालांकि जो पाली पछाऊ शाखा है वहां पर कत्यूरियों का राजा आसंती देव गद्दी पर बैठ गया था। आसंती देव वंश भी शुरू हो जाते हैं, है ना। तो ये सब बातें हमने कत्यूरी शासनकाल में अगर आप बहुत डिटेल में पढ़ेंगे तो तब आपको पता होंगे। तो सी आंसर इसका सही होगा, बी इसमें सही नहीं है, सी होगा इसका सही आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। किस इतिहासकार द्वारा कत्यूरियों की उत्पत्ति केटार से बताई गई है? देखिए ये भी काफी अच्छा है यहाँ पे क्वेश्चन। ठीक है, तो कत्यूरियों की जो उत्पत्ति है केटार से बताई गई है। अब केटार क्या है भाई? देखिए केटार देखिए आपका प्राचीन काल में जो काबुल, आज वर्तमान में अफगानिस्तान का काबुल है, काबुल और हिमालयी क्षेत्रों, काबुल और हिमालयी क्षेत्रों की एक युद्धजीवी जाति थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, समझिए इसको मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। हमारा जो एक इतिहासकार ऐसे हैं जो कत्यूरियों को बोलते हैं कि वो केटार से उत्पन्न हुए हैं, यानी कि केटार जो उसमें एक जाति थी, जब कत्यूरियों का समय चल रहा था उस समय काबुल और हिमालयी प्रदेशों में एक युद्धजीवी जाति थी जिसका नाम केटार था।
और एटकिंसन महोदय बोलते हैं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एटकिंसन जो है इतिहासकार, वो ये बोलते हैं कि काबुल तथा हिमालय के ढलानों में निवास करने वाली युद्धजीवी जाति ही आगे चलकर कत्यूरी के रूप में परिवर्तित हुई। ठीक है, ये एटकिंसन का मत है। ऐसे हमारे एलडी जोशी जो है, लक्ष्मीदत्त जोशी बताते हैं कत्यूरियों के बारे में कि ये अयोध्या से आए थे। एलडी जोशी क्या बोलते हैं कि कत्यूरी जो थे हमारे कहां से आए थे, अयोध्या से आए थे। और अयोध्या से आए हुए इन कत्यूरियों ने उस समय उत्तराखंड की खस जाति, उत्तराखंड में खस जाति का प्रभुत्व था, खसों को पराजित किया था। ठीक है, ऐसे शिव प्रसाद डबराल बोलते हैं कि जो कत्यूरी है, खस ही कत्यूरी है। शिव प्रसाद डबराल क्या बोलते हैं, खस ही हमारे कत्यूरी है। ठीक है, अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत है। देखिए, ये भी एग्जाम में कभी पूछ लेगा आपसे। राहुल सांकृत्यायन जी इसमें बोलते हैं कि जो हमारे देखिए कत्यूरी है वो शकों से संबंधित है। किससे, शक जाति जो है, कत्यूरियों को शक से संबंधित किसने माना है, राहुल सांकृत्यायन ने। क्योंकि कत्यूरी राजाओं द्वारा जो निर्मित कटारमल का मंदिर है, बागेश्वर या द्वाराहाट के मंदिर है ना, उसमें बूटधारी जो सूर्य मूर्तियां हैं वो शकों की देन है, शकों की जो शिल्प कला थी उसकी देन है। तो राहुल सांकृत्यायन जी बोलते हैं कत्यूरी शक थे, और एटकिंसन बोलते हैं कि ये काबुल या हिमालय क्षेत्रों की युद्धजीवी जाति केटार थी। लक्ष्मीदत्त जोशी बोलते हैं अयोध्या से आए थे, ये कत्यूरी राजा ही थे और इन्होंने उत्तराखंड के खसों को पराजित किया। और शिव प्रसाद डबराल चारंग जी बोलते हैं कि खस ही कत्यूरी थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है ये। गोलू देवता द गॉड ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए, चितई गोलू मंदिर जो कि काफी पॉपुलर है, आप सभी लोगों को पता है। चितई गोलू जो मंदिर है आपका अल्मोड़ा में स्थित है, मेन मंदिर। ठीक है, एक घोड़ाखाल नैनीताल में भी स्थित है। अल्मोड़ा में जो चितई गोलू मंदिर है, अगर मान लीजिए किसी के साथ कुछ गलत हुआ है और उसके साथ न्याय नहीं हो रहा, तो वो इंसान क्या करता है कि इस मंदिर में जाकर अपना पत्र लिख के आता है, यानी कि पत्र चढ़ा के आता है। मान लीजिए जो भी परेशानी है उसको पत्र में लिख दिया और उस पत्र को गोलू देवता के मंदिर में अर्पित कर दिया जाता है, यानी कि गोलू देवता ही अब न्याय करेंगे। इसलिए गोलू देवता मंदिर को उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में परमोच्च न्यायालय भी कहा जाता है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय से भी ऊपर है परमोच्च न्यायालय। ठीक है, तो परमोच्च न्यायालय कहा जाता है। और इसी पर आधारित एक पुस्तक है गोलू देवता द गॉड ऑफ जस्टिस, जो कि लिखी है सीएम अग्रवाल जी ने। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसका, सीएम अग्रवाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कत्यूरी शासक द्वारा जागेश्वर मंदिरों में विमानों का निर्माण कराया गया था? यानी कि जागेश्वर में जो विमान टाइप के मंदिर हैं, तो विमान मंदिरों का निर्माण करने वाला जो शासक था, कत्यूरी शासक था, जागेश्वर यानी कि अल्मोड़ा में। ठीक है, जागेश्वर जो मंदिर समूह है कहाँ है, अल्मोड़ा में है। तो यहाँ पर आप देखते हैं बहुत से मंदिरों का समूह है, और जिसमें महामृत्युंजय जो मंदिर है सबसे प्राचीन माना जाता है। जागेश्वर जो है आपका, इसके समीप ही बहती है जटा गंगा। ठीक है, जटा गंगा भी बहती है इसके समीप ही। अब जागेश्वर जो है यहाँ पर आपका विमान मंदिरों का निर्माण करने वाला जो शासक रहा, इसका नाम था निम्बर देव। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इसका, निम्बर देव। ठीक है, ये कत्यूरी से ही संबंधित शाखा थी निम्बर देव वाली भी। ललित सूरदेव के ताम्रपत्र लेख में किस कत्यूरी राजा को परम ब्राह्मण बताया गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ललित सूरदेव, ये भी हमारा कत्यूरी शासक था। और ललित सूरदेव का जो ताम्रपत्र है, इसमें आपका किस कत्यूरी राजा को परम ब्राह्मण बताया गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, इष्टगण जो था इसको आपका इसमें परम ब्राह्मण बताया गया है। ठीक है, इष्टगण को, बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है, आपको ध्यान रखना है किसको बताया गया है, इष्टगण को। अब जो इष्टगण राजा था ना, इसने उपाधि धारण की थी परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की। इसकी पत्नी का नाम धरा देवी था। और इष्टगण ही वो पहला कत्यूरी शासक था जिसने समस्त उत्तराखंड को पिरोने का काम किया था। समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का काम किया, एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया। वैसे काम तो नहीं कर पाए, बांधने का प्रयास किया। ठीक है, ये इसकी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है इष्टगण की। देखिए, जब निम्बर वंश आता है तो निम्बर के बाद इष्टगण देव जो है, इष्ट देवगण हमारा राजा बनता है। और इसने पहली बार पूरे उत्तराखंड का जो भूभाग था उसको एक करने की कोशिश की थी, यानी कि यूनिटी करने की कोशिश की थी। ठीक है, इष्ट देवगण ने ही जागेश्वर में एक लकुलीस मंदिर है, नटराज है, नवदुर्गा है, तो इन मंदिरों का भी निर्माण कराया था। और इष्टगण के बाद जब इसका पुत्र गद्दी पर बैठा ललित सूरदेव, तो इस ललित सूरदेव ने अपने ताम्रपत्र लेख में परम ब्राह्मण बताया था अपने पिता इष्टगण को।
ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे। और इसके जो अभिलेख हैं ललित सूर्यदेव के, वही पांडुकेश्वर ताम्रपत्र, जिसके लेखक गंगाभद्र हैं। ललित सूर्यदेव द्वारा 21वें तथा 22वें वर्ष किस मंदिर में 2 ताम्रपत्र लेख उत्कीर्ण करवाए गए थे? देखिए, इष्टगण के बाद बने थे ललित सूर्यदेव, और ललित सूर्यदेव जो है भैया, इनको बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण राजा माना जाता है कत्यूरी वंश में। और कहीं कहीं पे तो इनको बोला जाता है कि ये धरती के उद्धार के लिए 12 अवतार लेकर आए हैं, ऐसा भी इनके बारे में उल्लेख है। और सर्वाधिक ताम्र अभिलेख जो है इसी राजा के मिलते हैं, ललित सूर्यदेव के। ठीक है, तो ललित सूर्यदेव के जो 21वें और 22वें वर्ष के ताम्र अभिलेख उत्कीर्ण कराए गए थे, वो पांडुकेश्वर से प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर सी आंसर सही हो जाएगा इसमें, पांडुकेश्वर। ठीक है, और पांडुकेश्वर ताम्रपत्र के राइटर कौन है बता चुका हूं, गंगाभद्र, नाम मत भूलना। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र की भाषा संस्कृत, किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। ठीक है, और लिपि कौन सी है? ब्राह्मी लिपि। ये भी पूछते थे कई बार, पांडुकेश्वर के जो ताम्रपत्र हैं किस भाषा में है, तो आपका संस्कृत में और ब्राह्मी लिपि में है। एटकिंसन ने किस शिलालेख के कुछ अंशों का अंग्रेजी में अनुवाद कराया था? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो बताना है आपने। जो एटकिंसन था उसने निम्न में से कौन से शिलालेख थे जिसके कुछ अंशों का इंग्लिश ट्रांसलेशन किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, बागेश्वर शिलालेख। ठीक है, तो बागेश्वर शिलालेख के कुछ अंशों का इसने अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किया था एटकिंसन। एटकिंसन का पेशा क्या था? ये एक इतिहासकार था, इतिहासकार। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है, बैजनाथ राजधानी बनाकर शासन करने वाला कत्यूरी राजा कौन था? तो बैजनाथ को राजधानी बनाया और शासन शुरू करने वाला कत्यूरी राजा निम्न में से कौन हो जाएगा? ठीक है, तो ये राजा का नाम था आपका नरसिंह देव। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, जब कत्यूरियों ने अपनी राजधानी स्थानांतरित की, पहले उनकी प्रारंभिक राजधानी जोशीमठ रही, बाद में कुछ प्राकृतिक कारणों से, या बोल सकते हैं कि साम्राज्य विस्तार, और जो पंवार वंश हमारा गढ़वाल में उदय हो रहा था, तो पंवार वंश का भी जो प्रभुत्व था वो बढ़ते ही जा रहा था। तो और बाकी कत्यूरी ये भी चाहते थे कि जो भोट प्रदेश है उसकी तरफ अपनी स्थिति को मजबूत किया जाए। अब भोट प्रदेश कहाँ था? आप राजूला मालुसाई जब आपका पूरी कहानी पढ़ते हैं या लोक गाथा पढ़ते हैं, गीत सुनते हैं, तो उसमें देखिए भोट प्रदेश की रानी लड़की जो थी, जो राजूला सौक्यांगी थी, और हमारा यहाँ से कत्यूरी शासक जो जाता है हमारा मालूसा, तो इसलिए राजूला मालुसाई लोक गाथा इसको कहा जाता है। तो भोट प्रदेश काफी अमीर था उस समय, राजाओं को ये पता चल चुका था उसमें प्राचीन समय के कि भोट प्रदेश के लोग काफी अमीर हैं, ट्रेड करते हैं तिब्बत के साथ, और इनके वहां पर देखिए संपूर्णता है और भरपूर मात्रा में इनके पास धन दौलत सोने के भंडार वगैरह है। तो एक कारण ये भी था कि नरसिंह देव ने अपनी राजधानी को बैजनाथ स्थानांतरित की। बैजनाथ यानी कि वर्तमान का जो हमारा बागेश्वर का, ठीक है, जहां आपको गरुड़ जो तहसील है, कत्यूर घाटी भी इसको कहा जाता है, कत्यूर घाटी, तो यहाँ पर इसने राजधानी स्थानांतरित की। और यहीं पर फिर क्या हुआ, कत्यूरियों का, हमारे कत्यूरी अलग अलग जगह पे छिन्न भिन्न हो गए। मैंने आपको बताया ना, अस्कोट की जो रजबार शाखा थी वहां पर शालीवाहन राजा बना, डोटी वंशावली भी शालीवाहन बोलते हैं। एक तरफ पाली पछाओं में चले जाएंगे हमारा आसंती देव का वंश, कुछ हमारा बारह मंडल की तरफ चले जाएंगे, कुछ काली कुमाऊं की तरफ चले जाएंगे, और कुछ हमारा देखिए और भी वंश उस समय उदय होते हैं। ये सब कत्यूरी ही थे, वो अलग अलग भागों में जाकर अपना शासन चलाने लगे थे। ठीक है, बट मेन कत्यूरी की जो एक शाखा थी वो आपका बैजनाथ जाती है, और बैजनाथ बहुत ज्यादा फला फूला उसके बाद कत्यूरी ने जब वहां पर शासन किया। तो बैजनाथ में आप देखते हैं कत्यूरी कालीन आपके मंदिर भी आपको देखने को मिलेंगे, बैजनाथ जो मंदिर है ना। और उसके अलावा जो ऊपर का पूरा एरिया है बैजनाथ के ऊपर का, बोल सकते हैं जो हमारी कत्यूर घाटी है, वहां पर भी उनके बहुत से साक्ष्य मिलते हैं, बहुत से प्रमाण मिलते हैं, जैसे कोट भ्रामरी मंदिर है, उसके अलावा अन्य बहुत से हमारे पुराने उनके मंदिर प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ये नाम आपको याद रखना है। बैजनाथ को राजधानी बनाकर शासन करने वाला पहला कत्यूरी राजा था नरसिंह देव। ओके, देखिए काफी देखा कितना ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन बन रहा है। अगर इतिहास में अगर डिटेल में जाएं तो इससे भी कठिन क्वेश्चन निकल के आ सकते हैं। तो इसलिए आपको ध्यान रखने की प्रिपरेशन कितनी डेप्थ में होनी चाहिए। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि जल्दी ही एक उत्तराखंड का नया कोर्स अब लॉन्च किया जाए, तो एक नए तरीके से पूरे उत्तराखंड को कवर करेंगे। फिर से जल्दी ही उत्तराखंड जीके का एक नया कोर्स लॉन्च होगा। अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और बहुत बेहतरीन तरीके से उसमें इस बार उत्तराखंड हिस्ट्री करेंगे, और उसके बाद उत्तराखंड की ज्योग्राफी करेंगे, उसके बाद उत्तराखंड की पॉलिटी भी करेंगे, जो कि बहुत से कम प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। उत्तराखंड की पॉलिटी अभी तक किसी ने अच्छे से कराई ही नहीं है,
ठीक है। बाकी स्टैटिक जो टॉपिक रहते हैं वो देखेंगे इसमें, ठीक है, वो तो बाद में हो जाएंगे। मेनली ये टॉपिक बहुत डिटेल में और डेप्थ में करने आवश्यक है, खासकर इसमें एक पॉइंट रह गया मेरा, उत्तराखंड की इकोनॉमिक्स। तो उत्तराखंड हिस्ट्री, उत्तराखंड जियोग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स बहुत डिटेल में, और इस प्रकार के ही प्रश्न जहां से निकल के आ रहे हैं, बहुत ध्यानपूर्वक आपको पूरी क्रोनोलॉजी समझनी होगी उत्तराखंड के इतिहास की, तब जाके आप ऐसे प्रश्नों को आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। बाकी आपके मन में कोई भी डाउट क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। किसी प्रश्न में भी डाउट हो तो बताइएगा जरूर, ताकि नेक्स्ट सेशन में मैं उसको करेक्ट कर पाऊं। बाकी हमेशा की तरह बोलूंगा, अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ लगाएं और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, अपना ध्यान रखें, और जो भी टेस्ट सीरीज आपको दी जा रही है उसको फॉलो जरूर करें। दिवाली के बाद हमारी क्लासेस आती थी वो भी कंटिन्यू हो जाएंगी, और कुछ महत्वपूर्ण जो उत्तराखंड के फैक्ट संबंधी क्लासेस होंगी वो भी मैं आपको दूंगा। बाकी मॉर्निंग में टेस्ट सीरीज आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। बाकी ध्यान रखिएगा अपना। जय हिंद, जय देवभूमि।